बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लुगतुल इस्तिलाहात यानी इस्तिलाहात की लुगत, इस्तिलाहात के मानी। जो असबाक हम पढ़ने जा रहे हैं उनमें मुश्किल अल्फाज और इस्तिलाहात के मानी और मफहूम पहले जानते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। पहला लफ्ज़ है इलास्टिक कोलिजन्स, लचकदार तसादुम, लचकदार टकराव। और दूसरा इन इलास्टिक कोलिजन्स, बेलचक तसादुम, बेलचक टकराव। और तीसरा कंजर्वेशन, बका, दवाम, हमेशगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कानून बकाए तवानाई। और मोमेंटम चौथा है मिकदारे हरकत। मोमेंटम की इस्तिलाह में मिकदारे हरकत का तयन किया जाता है, हरकत की मिकदार या हरकत का मेयार। और नंबर 5 रीबाउंड, पलटना, झपटना, पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने फरमाया रीबाउंड, पलटना यानी किसी चीज़ का, किसी जिस्म का किसी दूसरे जिस्म से टकरा के वापस लौटना। और इम्पैक्ट, तसादुम, टकराओ। और सातवां है हेड ऑन कोलिजन्स, इसका पंजाबी में ढुड, जिवें छतरे आपस च ढुड मार दिया, इवें ही दो जिस्म आपस च जोर ना टकराउंदे आ, ढुड। और सर जोर से टकराना, दो अजसाम का जोर के साथ, जोर से टकराना एक दूसरे के साथ, हेड ऑन कोलिजन। लुगतुल इस्तिलाहात दोयम, नेग्लिजिबल, पहला लफ्ज़ है नेग्लिजिबल, काबिल नज़रअंदाज, वो चीज़ जिसे हल करते हुए नज़रअंदाज कर देते हैं। और दूसरा है रेस्पेक्टिवली, बिल तरतीब, तरतीब के साथ। और तीसरा है अप्रोच, रसाई, पहुंच। और चौथा है रिलेटिव विलासिटी, अजाफी विलासिटी यानी एक जिस्म की विलासिटी दूसरे जिस्म के लिहाज से। और पांचवा है विलासिटी, समती रफ्तार। और छठा लफ्ज़ है इनिशियल, इब्तदाई, ये इनिशियल और इब्तदाई और फाइनल, आखिरी, इस तरह से इस्तेमाल होते हैं ये अल्फाज। इन इलास्टिक कोलिजन्स, बेलचक तसादुम, गैर लचकदार तसादुम। तारीफ पढ़ते हैं। ए कोलिजन एक ऐसा तसादुम, ऐसा टकराव, इन विच द मोमेंटम इज कंजर्व्ड, जिसमें मोमेंटम एक जैसा रहे, मोमेंटम को बका हो, मिकदार हरकत को बका हो, कोई तब्दीली ना हो। बट के ई ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड, मगर निज़ाम की हरकी तवानाई उसको बका ना हो, वो यकसा ना रहे। ऐसा तसादुम जिसमें मिकदार हरकत या मोमेंटम यकसा हो लेकिन हरकी तवानाई निज़ाम की यकसा ना रहे, उसको दवाम ना हो, इज कॉल्ड इन इलास्टिक कोलिजन्स, इसे बेलचक तसादुम कहते हैं। एग्जाम्पल, मिसाल है बेलचक तसादुम की, इन इलास्टिक कोलिजन की। व्हेन टू टेनिस बॉल कोलाइड्स, जब दो टेनिस की गेंदें मुतसादम होती हैं, आपस में टकराती हैं। देन आफ्टर कोलिजन्स दे विल रीबाउंड विद वेलोसिटीज, फिर टकराने के बाद वो वापस पलटती हैं विद वेलोसिटीज लेस दैन द वेलोसिटीज बिफोर इम्पैक्ट, तसादम से पहले की वेलोसिटी से कम वेलोसिटी के साथ। यानी जब दो टेनिस की गेंदें बाहम टकराती हैं, मुतसादम होती हैं, तो तब टकरा कर वापस पलटती हैं किस वेलोसिटी के साथ? टकराने से पहले जो वेलोसिटी थी उससे कम वेलोसिटियों के साथ वो वापस पलटती हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस अमल के दौरान, ए पोर्शन ऑफ के ई इज लॉस्ट, उसकी हरकी तवानाई का एक हिस्सा ज़ाया हो जाता है। क्यों? ड्यू टू फ्रिक्शन, रगड़ की वजह से, एंड ड्यू टू चेंज इन हीट एंड साउंड, हरारत और आवाज़ में तब्दीली की वजह से। क्योंकि दो जिस्म आपस में, दो गेंदें आपस में टकराती हैं तो उसकी एक रगड़ की वजह से एक हिस्सा तवानाई का, हरकी तवानाई का ज़ाया हो जाता है, और एक हिस्सा जो है वो हरारत, क्योंकि ज़ोर से टकराती हैं, आवाज़ भी पैदा होती है और हरारत भी पैदा होती है, तो हरारत और आवाज़ की वजह से भी उसकी तवानाई का कुछ हिस्सा ज़ाया हो जाता है, जिसकी वजह से तवानाई जो है वो उसको बका नहीं रहती, वो यकसा नहीं रहती। तो ये बेलचक तसादुम की मिसाल है। Elastic collisions, लचकदार तसादुम, a collision in which ke and momentum both are conserved,
ऐसा तसादुम जिसमें हरकी तवानाई और मिकदार हरकत या मोमेंटम दोनों को बका हासिल होती है, दोनों यकसा रहते हैं, तो ऐसा तसादुम लचकदार तसादुम कहलाता है। और मिसाल है इसकी, व्हेन अ हार्ड बॉल इज ड्रॉप्ड ऑनटू अ मार्बल फ्लोर, जब एक सख्त गेंद संगे मरमर के फर्श पर गिराई जाती है। मार्बल फ्लोर संगे मरमर का फर्श, जब एक सख्त बॉल संगे मरमर के फर्श पर गिराई जाती है, इट रीबाउंड्स टू वेरी नियरली इनिशियल हाइट, ये तकरीबन तकरीबन जिस बुलंदी से गिराई गई थी उतनी ही बुलंदी तक वापस पलट जाती है। बात को समझ लीजिए, व्हेन अ हार्ड बॉल इज ड्रॉप्ड ऑनटू अ मार्बल फ्लोर, जब एक सख्त गेंद संगे मरमर के फर्श पर गिराई जाती है, इट रिबाउंड्स टू अ वेरी नियरली इनिशियल हाइट, ये वापस पलटती है तकरीबन तकरीबन इब्तदाई बुलंदी तक। इब्तदाई बुलंदी से मुराद जिस बुलंदी से गिराया गया था वहां उतनी बुलंदी तक वो पहुंच जाती है। इट लूजेस नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये तवानाई का ज़या होता है, ये तवानाई ज़ाया करती है, बिल्कुल काबिल नज़रअंदाज, इतनी बहुत थोड़ी तवानाई का ज़या होता है। तो इट लूजेस नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये काबिल नज़रअंदाज मिकदार में तवानाई ज़ाया करती है इन द कोलिजन तसादुम में विद द फ्लोर, फर्श के साथ। फर्श के साथ जब तसादुम होता है तो टकराने के बाद फिर उतनी ही बुलंदी तक जो है वो गेंद वापस चली जाती है और जो तवानाई बहुत कम ज़ाया होती है जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये इलास्टिक कोलिजन लचकदार तसादुम की मिसाल है। मोमेंटम भी, मिकदार हरकत भी उतनी ही रही क्योंकि उतनी ही बुलंदी तक पहुंच गए और तवानाई का भी ज़िया नहीं हुआ। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, एक समत में, एक जिहत में लचकदार तसादुम। कंसिडर टू स्मूथ बॉल्स ऑफ मासेज m1 एंड m2, दो हमवार जिस्म हम लेते हैं, एक की कमियत, एक का तोल m1 है और दूसरे का तोल m2 है। मूविंग विद वेलोसिटीज v1 एंड v2, वो v1 और v2 वेलोसिटियों से हरकत कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली बिल तरतीब इन द सेम डायरेक्शन, एक ही समत में। कंसिडर टू स्मूथ बॉल, दो हम ऐसे हमवार जिस्म लेते हैं, एक का तोल m1 दूसरे का तोल m2, दोनों एक ही समत में हरकत कर रहे हैं। m1 की वेलोसिटी v1 है और m2 की वेलोसिटी v2 है। दे कोलाइड, वो मुतसादम होते हैं, टकराते हैं। देखें ना, दोनों जिस्म एक ही समत में हरकत कर रहे हैं लेकिन फिर भी टकरा जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो पहला जिस्म m1 है, m1 तोल का जिस्म है, वो ज़्यादा तेज़ी से हरकत कर रहा है m2 की निस्बत, तभी तो टकरा जाएंगे। दो जिस्म हैं, एक ही समत में हरकत कर रहे हैं। इसकी बड़ी आसान सी मिसाल है कि कोई लड़का आपके सामने दौड़ रहा है और आप उसके पीछे दौड़ रहे हैं, आपने उस लड़के को धक्का देना है। आप उसी वक्त उस लड़के को धक्का देंगे जब आप उस लड़के से ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ दौड़ेंगे, तभी उसके साथ मिलेंगे ना, तभी उसके साथ जाकर टकराएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह m1 ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से हरकत कर रहा है m2 की निस्बत। दूसरे अल्फाज में v1 ज़्यादा है v2 से। तो दे कोलाइड, वो टकराएंगे आफ्टर कोलिजन, एंड आफ्टर कोलिजन और टकराने के बाद दे मूव अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, वो एक ही समत में, एक ही सीध में हरकत करते जाएंगे विदाउट रोटेशन, बगैर किसी गर्दिश के, यानी बगैर जुम्बश के, बगैर इधर उधर गर्दिश किए, वो एक ही समत में हरकत करते जाएंगे। लेट देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन्स आर v1 डैश एंड v2 डैश रिस्पेक्टिवली, टकराने के बाद जो m1 की वेलोसिटी है वो v1 डैश हो जाएगी और m2 की वेलोसिटी जो है वो v2 डैश हो जाएगी बिल तरतीब। बात को फिर समझ लीजिए कि टकराने से पहले तो v1 ज़्यादा था v2 से, यानी पीछे वाला जो जिस्म था वो ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से हरकत कर रहा है, इसलिए वो आगे वाले के साथ मिलकर टकरा जाएगा। टकराने के बाद क्या होगा? टकराने के बाद जो पहला जिस्म जो टकराएगा उसकी रफ्तार कम हो जाएगी, जिसके साथ टकराएगा m2 यानी उसकी रफ्तार ज़्यादा हो जाएगी, यानी टकराने के बाद v2 डैश ज़्यादा हो जाएगी, v1 डैश कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी कुछ तवानाई उसको मुंतकिल हो जाएगी आगे वाले जिस्म को। तो अगली स्लाइड में हम तस्वीर के ज़रिए ये बात समझते हैं।
अंडरस्टैंड द डायग्राम, तस्वीर को समझिए। देखें वो जो बातें हम पहले पढ़ते आ रहे हैं तस्वीर के जरिए जाहिर की गई है। बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले, m1 जिस्म का, m1 तोल का जिस्म जो है वो उसकी वेलोसिटी v1 है टकराने से पहले, और m2 तोल का जो जिस्म है उसकी वेलोसिटी v2 है। और नीचे टकराने के बाद यानी m1 ज़्यादा तेज़ी से हरकत करता जा रहा है, m2 को पकड़ लेता है, टकराता है, और फिर टकराने के बाद जो m1 की वेलोसिटी है वो v1 डैश हो जाएगी और m2 की वेलोसिटी v2 डैश हो जाएगी। यानी टकराने के बाद m1 की वेलोसिटी में कमी आ जाएगी और m2 की वेलोसिटी में इजाफा हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी, कानून बकाए मोमेंटम और कानून बकाए तवानाई की रूह से, दोनों के फार्मूले यहाँ पे हम लिखते हैं। पहले है m1 v1 जमा m2 v2 बराबर m1 v1 डैश जमा m2 v2 डैश, मसावत नंबर 1 है। यानी बाएं तरफ जो है वो दोनों जिस्मों का कुल मोमेंटम है। m1 v1 ये m1 जिस्म का मोमेंटम है और m2 v2 m2 जिस्म का मोमेंटम है टकराने से पहले, तसादुम से पहले का मोमेंटम दोनों जिस्मों का, दोनों गेंदों का बाएं तरफ लिखा गया, और टकराने के बाद का मोमेंटम m1 v1 डैश जमा m2 v2 डैश, ये टकराने के बाद का मोमेंटम है, ये दाएं तरफ लिखा गया। और मोमेंटम की तारीफ तो हम पढ़ चुके हैं कि mv प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, जिस्म का तोल और उसकी वेलोसिटी का हासिल ज़र्ब। और इसी तरह इस मसावत को नीचे लिखा m1 v1 मनफी m1 v1 डैश, यानी दाएं तरफ जो पहली रकम है उसको उठाकर बाएं तरफ ले गए तो वो मनफी हो गई m1 v1 मनफी m1 v1 डैश, बराबर है। इसी तरह जो बाएं तरफ दूसरी रकम थी उसको उठाकर दाएं तरफ ले गए तो m2 v2 डैश मनफी m2 v2। तो इस तरह से ये मसावत नंबर 2 आ गई। और इसमें हम बाएं तरफ m1 चूंकि मुश्तरक है, मुश्तरक ले लिया v1 मनफी m1 इंटू v1 मनफी v1 डैश, ये आ गया। और दाएं तरफ चूंकि m2 मुश्तरक है इसलिए वो m2 मुश्तरक ले लिया और इनटू ब्रैकेट में v2 डैश मनफी v2। और इसी तरह कानून बकाए तवानाई की रूह से, तवानाई का फार्मूला, हर की तवानाई का फार्मूला आपको पता है 1/2 mv² होता है। तो पहले जिस्म की, पहले दोनों जिस्मों का टकराने से पहले का मोमेंटम बाएं तरफ 1/2 m1 v1 स्क्वायर जमा 1/2 m2 v2 का मुरब्बा, ये आ गया टकराने से पहले की हर की तवानाई, कुल हर की तवानाई जिस्मों की तसादुम से पहले की। और इसी तरह दाएं तरफ आ गई तसादुम के बाद की 1/2 m1 v1 डैश का मुरब्बा जमा 1/2 m2 v2 डैश का मुरब्बा, ये टकराने के बाद की हर की तवानाई है। पिछली स्लाइड में जो आखिरी मसावत थी उसमें था m1 इंटू v1 का मुरब्बा मनफी v2 का मुरब्बा, यानी a की 2 मनफी b की 2, इसको खोला तो a जमा b इंटू a नफी b, यही फार्मूला उस पर लगाया। तो उस मसावत को हमने खोल लिया तो आया m1 इंटू v1 जमा v1 डैश और इंटू v1 मनफी v1 डैश, यानी एक दफ़ा जमा एक दफ़ा मनफी, बराबर हो गया m2 इंटू v2 डैश जमा v2 और इंटू v2 डैश मनफी v2, यहाँ भी मुरब्बा था v2 डैश का मुरब्बा मनफी v2 का मुरब्बा। तो इसको खोला तो हमने मुसावत नंबर 3 की शक्ल में लिख दिया। डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय इक्वेशन 2, इस मसावत को मसावत नंबर 2 से तकसीम किया। पिछली स्लाइड में जो मसावत नंबर 2 थी वो m1 इंटू v1 मनफी v1 डैश की शक्ल में थी और उसको हमने तकसीम किया तो बाएं, ये देखें तकसीम किया हुआ है आपको नज़र आ रहा है, m1 इंटू v1 जमा v1 डैश इंटू v1 मनफी v1 डैश, बाएं तरफ है m1 इंटू v1 मनफी v1 डैश। तो बाएं तरफ m1 भी m1 से कट गया और मनफी वाली जो रकम है v1 मनफी v1 डैश, ये मनफी वाली रकम से कट गई। इसी तरह दाएं तरफ भी m2 m2 से कट गया ऊपर और मनफी वाली रकम से कट गई। बाकी आया
मसावत नंबर 4 की शक्ल में v1 जमा v1 डैश बराबर हो गया v2 डैश जमा v2, दोनों तरफ जमा की रकमें आ गई। ये मसावत नंबर 4। और मसावत नंबर 4 को थोड़ा सा तरतीब बदलने से v1 मनफी v2, जो दाएं तरफ v2 है उसे हम बाएं तरफ ले गए, v1 मनफी v2 बराबर है v2 डैश मनफी v1 डैश, जो बाएं तरफ v1 डैश है उसको उठाकर दाएं तरफ ले गए। तो इससे हमारे पास आया v1 मनफी v2 बराबर हो गया v2 डैश मनफी v1 डैश। और ये क्या चीज़ जाहिर करती है? v1 मनफी v2 जाहिर करती है कि टकराने से पहले जो दोनों अजसाम हैं, जो दोनों गेंदें हैं, वो एक ही समत में जा रही हैं, जो v1 ज़्यादा है और v2 कम है। तो v1 की वेलोसिटी v2 के लिहाज से कितनी है? तो ये फ़र्क जो है ये बताता है कि v1 की वेलोसिटी v2 वेलोसिटी के लिहाज से कितनी है, इसे ये आया है। और इसी तरह v1 की वेलोसिटी टकराने के बाद v2 के लिहाज से कितनी है। अब टकराने के बाद v2 जो है v2 डैश ज़्यादा हो जाएगी v1 डैश से, तो लिहाजा v2 डैश से v1 डैश निकाला तो वो फ़र्क आ गया टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटियों का। तो और इसको हमने मसावत नंबर 5 की सूरत में भी लिख सकते हैं, v1 मनफी v2 बराबर हो गया, ये मनफी की अलामत जो है वो ये मनफी v1 डैश पहले लिखा और जमा v2 डैश बाद में लिखा और फिर मनफी बाहर निकाला, तो ये v1 डैश मनफी v2 डैश उसी सूरत में आ जाएगी। यहाँ से ये पता चलता है कि जो बाएं तरफ है ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, पहुँच की रसाई की वेलोसिटी, और ये दाएं तरफ जो आई है v1 डैश मनफी v2 डैश, ये जुदाई की वेलोसिटी है। यानी अजसाम पहला v1 m1 जो है वो m2 के साथ रसाई हासिल करता है, पहुंचता है, साथ टकराता है, फिर अलग अलग हो जाते हैं। जो दाएं तरफ वाली रकम है वो जुदाई की वेलोसिटी है, रसाई की वेलोसिटी बराबर है जुदाई की वेलोसिटी। तो मैं पढ़ता हूं नीचे, वी नोट दैट बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले v1 मनफी v2 इज द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल, पहली गेंद की वेलोसिटी रिलेटिव टू द सेकंड, दूसरे के लिहाज से, पहली गेंद की वेलोसिटी है दूसरी गेंद के लिहाज से, ये जो फर्क है। और इसी तरह सिमिलरली v1 डैश मनफी v2 डैश इज द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल रिलेटिव टू द सेकंड बॉल, पहली गेंद की वेलोसिटी है दूसरी गेंद के लिहाज से आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद। It means that relative velocities before and after collision, पीछे जो मसावत थी उसको हमने यहाँ पे लिख दिया v1 मनफी v2 बराबर हो गया मनफी v इंटू v1 डैश मनफी v2 डैश, ये ब्रैकेट बंद है। इसको हमने मज़ीद हल किया, दाएं तरफ जो मनफी है उसको दोनों रकमों के साथ ज़रब दे दी, तो रकम आ गई हमारे पास v1 मनफी v2 बराबर है मनफी v1 डैश जमा v2 डैश, मनफी मनफी जमा हो गया। और उसके बाद नीचे वाली है v1 मनफी v2, फिर मनफी v1 डैश जो था इसको उठाकर हम बाएं तरफ ले गए, v1 मनफी v2 जमा v1 डैश, बाएं तरफ ये आ गया बराबर हो गया v2 डैश। ये v2 डैश की कीमत हमने निकाल ली, यानी m2 की वेलोसिटी टकराने के बाद, तसादुम के बाद ये निकल आई। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इसे मसावत नंबर 1 में दर्ज कर लिया जो शुरू में लिखी थी, m1 v1 जमा m2 v2 बराबर है m1 v1 डैश जमा m2, और v2 डैश की ये कीमत है v1 मनफी v2 जमा v1 डैश। इसको फिर हमने हल कर लिया। वही पिछली स्लाइड वाली मुसावात है, m1 v1 जमा m2 v2 बराबर है m1 v1 डैश जमा m2 इंटू v1 मनफी v2 जमा v1 डैश, ब्रैकेट बंद है। अब हम m2 को ज़रब दे देते हैं v1 मनफी v2 जमा v1 डैश के साथ, जो कीमत दर्ज की है उसके साथ m2 को ज़रब दे देते हैं। तो दूसरे नंबर पे m1 v1 जमा m2 v2 बराबर है m1 v1 डैश जमा m2 को ज़रब दी m2 v1 मनफी m2 v2 जमा m2 v1 डैश। अब ज़रा तरतीब दे लेते हैं इन मसावातों को, m1 v1 मनफी m2 v1, यानी v1 जो दाएं तरफ वाली रकम के अंदर है m2 v1, ये रकम बाएं तरफ ले गए, यानी v1 वाली रकमें इकट्ठी कर ली,
V1 वाली रकमें इकट्ठी कर ली। M1 V1 मनफी M2 V2 बराबर है M1 जमा M2 V1 डैश। फिर V1 डैश वाली रकमें इकट्ठी कर ली दाएं तरफ से, M1 जमा M2 हो गया और V1 डैश जो है वो मुश्तरक आ गया। और मनफी 2 M2 V2, M2 V2 दो रकमें हैं, M2 V2 बाएं एक बाएं तरफ है और एक दाएं तरफ है। बाएं तरफ वाली जमा है, दाएं तरफ जाकर वो भी मनफी हो जाएगी, तो ये 2 M2 V2 हो जाएगा। इस तरह अगले स्टेप पे आइएगा। बाएं तरफ V1 को मुश्तरक लिया, M1 मनफी M2 इंटू V1 आ गया, जमा ये जो मनफी 2 M2 V2 था ऊपर वाली मसावात में, दाएं तरफ ये बाएं तरफ जाकर जमा हो जाएगा। तो रकम आ जाएगी M1 मनफी M2 इंटू V1 जमा 2 M2 V2 बराबर है M1 जमा M2 इंटू V1 डैश। अब हम करेंगे V1 डैश को एक तरफ ले आए, इसके साथ जो ज़रब खा रहा है M1 जमा M2, ये दोनों तरफ तकसीम कर दिया। M1 जमा M2 को दोनों तरफ तकसीम कर दिया तो V1 डैश अकेला बच गया। तो V1 डैश को बाएं तरफ लिखा और इसके साथ जो M1 जमा M2 है वो दोनों रकमों के साथ जो है वो नीचे तकसीम हो जाएगा। तो V1 डैश बराबर हो गया M1 मनफी M2 बटे M1 जमा M2 V1 और जमा 2 M2 V2 है और M1 जमा M2, यानी M1 जमा M2 दोनों रकमों के साथ तकसीम हो गया। तो ये मसावत नंबर 6 है। इससे हम V1 डैश की कीमत निकालेंगे, यानी M1 टकराने के बाद, M1 की वेलोसिटी तसादुम के बाद V1 डैश, उसकी कीमत मसावत नंबर 6 से हम निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिएगा वही मसावत है जिसमें से हमने पिछली स्लाइड में V2 डैश की कीमत निकाली थी। अब हम उसमें से V1 डैश की कीमत को अलग कर लेंगे। मसावत थी ऊपर वाली, V1 मनफी V2 बराबर है मनफी V1 डैश जमा V2 डैश, पिछली स्लाइडों से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और अब देखें इसमें से V1 डैश को हमने अलग कर लिया तो बराबर आ गया V2 मनफी V1 जमा V2 डैश। अब V1 डैश की कीमत उसी मसावत में जो मसावत नंबर 1 थी उसमें दर्ज कर दी। तो हमने दर्ज किया M1 V1 जमा M2 V2 बराबर है M1, और यहाँ V1 डैश था, V1 डैश की कीमत दर्ज कर दी V2 मनफी V1 जमा V2 डैश और जमा M2 V2 डैश आ गया। अगले स्टेप में आइए, M1 V1 जमा M2 V2 बराबर है M1 को जो कीमत दर्ज की है उसके साथ ज़रब दे दी, M1 V2 मनफी M1 V1 और जमा M1 V2 डैश और जमा M2 V2 डैश आ गया। अब देखिएगा M1 V1 जमा M1 V1, ये जो दाएं तरफ था M1 V1 मनफी के साथ, उसको बाएं तरफ ले आए। इससे ऊपर वाली मसावत में देखिएगा मनफी M1 V1 दाएं तरफ वाली रकम में था, इसको उठाकर बाएं तरफ ले आए तो ये M1 V1 जमा M1 V1 दोनों एक जैसी रकमें हैं, जमा M2 V2 और मनफी M1 V2 मनफी M1 V2 ये आ गया हमारे पास और बराबर हो गया M1 जमा M2 V2 डैश, M1 जमा M2 V2 डैश आ गया ये हमारे पास। और अब देखिएगा V2 डैश को हमने अलग करना है, इससे भी पहले थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, ये जमा कर लेते हैं। ये 2 M1 V1, ये ऊपर वाली मसावत में M1 V1 दो रकमें थी तो जमा किया 2 M1 V1 और फिर आ गया M2 मनफी M1, M2 मनफी M1, ये V2 मुश्तरक है, V2 वाली दो रकमें हैं M2 मनफी M1 और इसमें से V2 मुश्तरक लिया और दाएं तरफ बच गई M1 जमा M2 इंटू V2 डैश। अभी V2 डैश जो है वो इसकी कीमत हमने निकालना है, तो V2 डैश के साथ जो M1 जमा M2 है इसे दोनों तरफ तकसीम किया तो आ गया V2 डैश बराबर हो गया 2 M1 बटे M1 जमा M2 V1 जमा M2 मनफी M1 V2 बटे M1 जमा M2, ये मसावत नंबर 7 आ गई। इससे हम V2 डैश की कीमत निकालेंगे। V2 डैश M2 टकराने के बाद वेलोसिटी है, M2 की यानी दूसरे जिस्म की M2 जिसका तोल है उसकी तसादुम के बाद की वेलोसिटी है। ये मसावत नंबर 7 से हम निकालेंगे। केस 1,
सूरत हाल, पहली सूरत हाल क्या है, इसमें हल करने से पहले ये जो दोनों मसावातें हैं v1 डैश की और v2 डैश की पीछे जो निकाली हैं ये सामने लिख ली हैं ताकि इनमें कीमतें दर्ज करनी आसान हो, हमारे सामने रहें। तो केस है, पहला केस क्या है, व्हेन m1 बराबर m2 बराबर m, यानी m1 और m2 दोनों कमियतें, दोनों के तोल बराबर हों, दोनों एक जैसी गोलियां हों, तो फिर क्या होगा। तो मसावत नंबर 6 और 7 किस तरह से आएंगी, देखें m1 और m2 की जगह पे हमने m ही लिखा, तो m मनफी m क्या हो जाएगा, सिफर हो जाएगा। जो पहली रकम है मसावत नंबर 6 में, जो पहली रकम है उसकी ऊपर वाला हिस्सा जो सिफर आ जाएगा, तो जाहिर बात है बाकी सारे हिस्से, बाकी सारे भी उसके साथ जो तकसीम और ज़रब होने वाली सिफर हो जाएंगी, सिफर के साथ जो भी ज़रब खाएगा वो सिफर हो जाएगा। तो यानी v1 डैश बराबर है m1 मनफी m2, ये तो हिस्सा सारा सिफर हो जाएगा, जमा 2m, अब m1 m2 की जगह m ही लिखेंगे ना, 2m बटे m जमा m 2m, 2m बटे 2m, 2m 2m से कट गया, v2 बराबर रह गया, v2 बाकी रह गया। और फिर जवाब क्या आ जाएगा, जो नीचे वाली मसावत नंबर 8 लिखी है उसमें v1 डैश बराबर है v2, मसावत नंबर 6 से v1 डैश बराबर है v2 आ जाएगा जब हम m1 बराबर m2 बराबर m दर्ज करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, v1 तो है m1 की वेलोसिटी टकराने के बाद और v2 है m2 की वेलोसिटी टकराने से पहले, यानी m1 की वेलोसिटी टकराने के बाद उतनी होगी जितनी m2 की टकराने से पहले होगी। याद रखें, बात को समझ लीजिएगा, यही बात समझने वाली है कि m1 की जो वेलोसिटी है टकराने के बाद, दो जिस्म आपस में टकराएंगे, m1 जो पहला है टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी उतनी हो जाएगी जितनी m2 की टकराने से पहले होगी, m2 की जितनी टकराने से पहले होगी उतनी m1 की टकराने के बाद हो जाएगी। और ये v2 डैश है दूसरी मसावत नंबर 7 से, v2 डैश बराबर v1, इसमें भी कीमत हम दर्ज करेंगे m1 बराबर m2 बराबर m, तो जो आखिरी है m जो हिस्सा है मसावत का दाएं तरफ वाला वो सिफर हो जाएगा सारे का सारा, और 2m बटे 2m ये कट जाएगा और v1 आ जाएगा, v2 डैश बराबर v1। इसका मतलब ये है कि जो दूसरा मास है m2 है, टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी उतनी हो जाएगी जितनी m1 की टकराने से पहले थी, m1 की टकराने से, यानी m1 जो गोली है पहले वाली गोली टकराने से पहले जिस वेलोसिटी से वो हरकत कर रही है, टकराने के बाद m2 की उतनी वेलोसिटी हो जाएगी, यानी वेलोसिटियां बाहम तबादला कर लेंगी, जितनी m1 की वेलोसिटी थी टकराने के बाद उतनी फिर m2 की हो जाएगी, और जितनी टकराने से पहले m2 की वेलोसिटी थी टकराने के बाद उतनी m1 की हो जाएगी। ये आप अगर गोलियां खेलते रहे हैं तो फिर आपको ये बात समझना आसान हो जाएगा कि आप देखें ना, एक गोली जो है वो आप पिल चोट खेल रहे हैं, आप गोलियों से पिल चोट खेल रहे हैं, आप एक गोली को दूसरी गोली पर मारते हैं, वो भी इतनी है, दोनों गोलियां एक जैसी है। जब आप हाथ के ज़रिए चोट लगाते हैं दूसरी गोली पर, तो पहली गोली जिस वेलोसिटी से हरकत कर रही है, जब चोट लग जाएगी तो दूसरी उसी वेलोसिटी से हरकत करना शुरू कर देगी, यानी दूसरी जो है वो उसी वेलोसिटी से हरकत करना शुरू कर दी। बस करें गोली आप खेल रहे हैं, आपने गोली जो दूसरी गोली है वो भी हरकत कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं किस तरफ जा रही है, हरकत कर रही है आगे की तरफ। जब आप चोट लगाएंगे तो जो दूसरी गोली है वो पहली गोली की वेलोसिटी से टकराने से पहले जो है उस वेलोसिटी से हरकत करना शुरू कर देगी। ठीक है ना, इसको आप समझ लीजिए, अगली स्लाइडों में जो केस आएंगे उसमें और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। केस 2 सूरत हाल नंबर 2, दूसरी सूरत हाल, इसमें भी दोनों मसावतें सामने रखी है लिखी हैं ताकि कीमतें दर्ज करके हमें कि v1 डैश की और v2 डैश की कीमतें निकालना आसान हो। अब इस सूरत हाल में क्या है कि व्हेन m1 बराबर m2, m1 तो m2 के बराबर है और लेकिन v2 बराबर सिफर है। इसका मतलब ये है कि जो दूसरी गोली है टारगेट जिस पर हमने हदफी गोली जिस पर निशाना लगाना है वो साकन है,
यानी दोनों गोलियां एक तो बराबर है, लेकिन जो दूसरी गोली है जिसको निशाना लगाया जा रहा है वो भी साकन पड़ी हुई है। आप गोलियां खेलते हुए आपको तजुर्बा हुआ होगा कि जब एक गोली को आप चोट लगाते हैं, पिल चोट खेलते हुए, जब अपने हाथ से दूसरी गोली जो खड़ी साकन है उतनी ही बड़ी है, जब चोट लगाते हैं तो जो पहली गोली दूसरी के साथ जब जाकर टकराती है तो पहली गोली दूसरी की जगह बैठ जाती है और दूसरी जो है वो तेजी से आगे भाग जाती है। ये भी गोलियां खेलते हुए आपको तजुर्बा हुआ होगा। बस यही गोलियां खेलनी है यहाँ पर, तो इंशाल्लाह बात अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। देखें ये सूरत हाल इस तरह की है, m1 बराबर m2 बराबर m, उसी तरह से पहले जो पढ़ा है, लेकिन v2 बराबर 0। जो टारगेट गोली है, हदफी गोली है, वो साकन खड़ी हुई है। अब आप देखें ऊपर वाली मसावत नंबर 6 में m1 मनफी m2 ये तो 0 आ जाएगा, m मनफी m 0, ये सारा फैक्टर जो है ये रकम पूरी 0 आ जाएगी, जमा दूसरी भी 0 आ जाएगी। v2 चूंकि 0 है, v2 चूंकि 0 है, जो आखिरी गोली है वो खड़ी है, ये 0 है, ये भी 0 आ जाएगी। तो v1 डैश बराबर 0, v1 डैश बराबर 0, यानी टकराने के बाद जो पहली गोली है वो साकन हो जाएगी। वही ना कि जब चोट, जिस गोली से चोट लगाई है वो गोली उस जगह पे बैठ जाएगी और दूसरी गोली आगे से उसी रफ्तार से भाग जाएगी। यानी v1 डैश टकराने के बाद जो पहली गोली है, निशाना लगाने वाली गोली, वो साकन हो जाएगी। और फिर मुसावत नंबर 7 से देखिएगा, उसमें भी 2m1 बटे m1 जमा m2, 2m बटे m जमा m 2m हो गया, 2m 2m से कट गया। और आगे जो v2 तो वैसे 0 है, अगली जो रकम है वो वैसे 0 हो जाएगी। तो v2 डैश बराबर v1, यह मसावत नंबर 11, v2 डैश बराबर v1। इसका मतलब क्या है, यानी v2 डैश है टकराने के बाद जो आगे गोली बैठी थी वो किस रफ्तार से जाएगी। v2 डैश बराबर v1 का मतलब है कि टकराने के बाद जिस गोली को चोट लगाई है, जो साकन खड़ी थी, वो उस रफ्तार से हरकत करना शुरू कर देगी जो टकराने से पहले थे, m1 कमियत की गोली थी। यानी जिस गोली से हमने चोट लगाई है हाथों से, जिस रफ्तार से वो गोली जा रही है, टकराने के बाद जो खड़ी गोली थी, आगे गोली थी, वो उस रफ्तार से हरकत करना शुरू कर देगी। केस 3, तीसरी सूरत यह है, व्हेन लाइट बॉडी कोलाइड्स विद अ मैसिव बॉडी एट रेस्ट, जब हल्का जिस्म एक भारी जिस्म, मैसिव का मतलब भारी, भारी जिस्म से टकराएगा जो कि हालत सुकून में होगा। हल्का जिस्म नीले रंग का नजर आ रहा है तस्वीर में, भारी जिस्म सुर्ख रंग का है m2, तो भारी जिस्म साकन खड़ा है और नीला जिस्म जो है वो छोटा हल्का इसके साथ टकराएगा तो क्या होगा। ये सूरत दी गई है कि शराइत हैं, इन दिस केस v2 इज इक्वल टू 0, यानी शुरू में जो भारी जिस्म है सुर्ख रंग का वो हालत सुकून में है, उसकी वेलोसिटी 0 है। और दूसरी शर्त, m2 इज़ वेरी वेरी लार्ज दैन m1, m2 जो है, ये जो सुर्ख है वो बहुत बड़ा है नीले जिस्म से, m1 से, तो कोई तनासुब नहीं है, ये सुर्ख बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा भारी है m1 से। अब देखें दोनों मसावातें हैं, v1 डैश जो पीछे लिखी थी और v2 डैश निकालने के लिए 6 और 7, v1 डैश यानी टकराने के बाद जो छोटा जिस्म है नीला, उस पर क्या गुजरेगी, वो किधर जाएगा, किस वेलोसिटी से जाएगा। और v2 डैश जो टकराएगा छोटा भारी के साथ, तो भारी किस वेलोसिटी से हरकत करेगा। इन दोनों मसावतों से हम निकालेंगे। अब देखिए नीचे कीमतें दर्ज कर दी v1 डैश मसावत नंबर 6 में। अब देखिए m1 जो है वो काबिल नज़रअंदाज है, एक चीज़ जो है वो बहुत भारी है और दूसरी उसकी निस्बत बहुत हल्की है, तो हल्की को हम नज़रअंदाज कर देंगे, उसको ख़त्म, उसकी जगह पे 0 लिख देंगे, यानी दूसरी की निस्बत जो है वो, ऐसे ही मिसाल ले लें कि हाथी के मुकाबले में चूंटी जो है वो, उसका वज़न जो है वो नज़रअंदाज कर दिया जाता है, चूंटी हाथी के मुकाबले में 0 है। तो इसी तरह ये जो सुर्ख है जिस्म है ये हाथी है और ये जो छोटा जिस्म है ये चूंटी है। और v1 डैश बराबर हो गया m1 की जगह पे 0 दर्ज कर दिया हमने क्योंकि वो बहुत हल्का है, और मनफी m2 बटे m2 v1, और चूंकि v2 0 लिख दिया तो अगली रकम जो है वो 0 ही आ जाएगी। तो m2 m2 से कट गया
तो v1 डैश बराबर आ गया मनफी v1, मसावत नंबर 12। इसका मतलब क्या है? v1 डैश बराबर मनफी v1। इसका मतलब ये है कि जो टकराने के बाद जो नीला जिस्म है उसी वेलोसिटी से वापस लौट आएगा। टकराएगा भारी जिस्म के साथ, लेकिन अपना सर टकराने के बाद उस पर तो कोई असर नहीं होगा, खुद वापस लौट आएगा उसी वेलोसिटी के साथ। ये ऐसी ही मिसाल है कि एक माड़ुआ सुकड़ा सा कमज़ोर सा आदमी एक बड़े पहलवान के साथ को धक्का दे, लेकिन पहलवान पर तो कोई असर ना हो, खुद पीछे की तरफ गिर जाए, तो ये पीछे उसी वेलोसिटी से वापस आ जाएगा। और मसावत नंबर 7 में कीमतें दर्ज कर दी। जो m1 है उसकी जगह पे सिफर दर्ज कर दिया, तो पहली रकम भी सिफर आ गई। और दूसरी v2 चूंकि सिफर था, m2 जो है वो हालत सुकून में था, तो ये दूसरी भी सिफर आ गई। तो v2 डैश बराबर सिफर। इसका मतलब ये है कि जो भारी जिस्म है टकराने के बाद वो साकन ही रहेगा उस पर, क्योंकि वो बहुत भारी है, उस पर कोई असर नहीं होगा। तो ये मसावत नंबर 3 से जाहिर किया। तो इट मीन्स दैट m1 विल बाउंस बैक विद द सेम वेलोसिटी। इसका मतलब यह है कि m1 जो है वो उसी वेलोसिटी से वापस पलट आएगा। बाउंस बैक, वापस पलटना। और व्हेन m2 विल रिमेन स्टेशनरी, जबकि m2 जो है वो हालत सुकून में ही रहेगा, साकन ही रहेगा। केस 4 चौथी सूरत है, व्हेन अ मैसिव बॉडी कोलाइड्स विद अ लाइट स्टेशनरी बॉडी। जब भारी भरकम जिस्म हल्के साकन जिस्म के साथ टकराए। भारी भरकम जिस्म नीले रंग का है m1 जिसकी कमियत है, और हल्का जिस्म जो है वो m2 है, सुर्ख रंग का है, और सुर्ख रंग का जो जिस्म है वो साकन है। तो इन दिस केस शराइत क्या है? v2 इज इक्वल टू 0, यानी हल्का जिस्म जो है वो साकन है, और m1 इज़ वेरी वेरी लार्ज देन m2, और जो भारी जिस्म है वो बहुत बड़ा है छोटे जिस्म से। वही हाथी और चींटी वाली मिसाल है, जो भारी जिस्म है वो हाथी है और जो हल्का जिस्म है वो चींटी की तरह है। तो भारी जिस्म हल्के जिस्म के साथ टकराएगा जो साकन है। इसकी ऐसे भी आपने देखा होगा कि अगर आप बचपन में गोलियां या अखरोट खेलते रहे हैं कि निशाना लगाने के लिए एक टौवा होता है, टौंचा भी कहते हैं। तो जब वो निशाना बड़ा अखरोट छोटे अखरोट पर निशाना लगाया जाता है तो छोटा अखरोट बड़ी तेज़ी से आगे भागना शुरू कर देता है। तो बिल्कुल इसी तरह v1 डैश टकराने के बाद जो है वो बड़ा जिस्म किस वेलोसिटी से हरकत करेगा, यानी m1, ये मसावत नंबर 6 से, और छोटा किस से करेगा, ये 7 से। कीमतें दर्ज कर देते हैं वही शराइत के तहत। तो v1 डैश ऊपर वाली छठी मसावत में बराबर हो गया, जो m1 था वो हरकत करता है और m2 जो है वो हालत सुकून में है, लेकिन m2 की कमियत जो है वो काबिल नज़रअंदाज है। m2 नज़रअंदाज कर दिया, सिफर लिख दिया, तो आ गया हमारे पास m1 बटे m1। m2 तो सिफर आ गया ना, और v1 साथ मनफी, और चूंकि v2 सिफर था तो अगली सारी रकम ही सिफर हो जाएगी, मनफी सिफर आ गया, तो ये बराबर v1 आ गया। इसका मतलब ये है कि बड़ा जिस्म टकराने के बाद उसी वेलोसिटी से हरकत करता रहेगा, क्योंकि उसके रास्ते में जो रुकावट आई है वो बहुत छोटी आई है, वो टकरा के अपनी उसी तरह वेलोसिटी के साथ हरकत करता रहेगा। टहुआ है। और जो दूसरा जिस्म है छोटा जिस्म, उस पर क्या बीतेगी, उसमें हमने मसावत नंबर 7 में कीमतें दर्ज कर देते हैं। वही v2 डैश बराबर हो जाएगा 2v1 2v1। अब देखें m1 जो है वो, m2 जो है वो तो सिफर था, m2 सिफर था, लेकिन m1 सिफर नहीं था। ये आएगा इस तरह 2m1 बटे m1, 2m1 बटे m1। m2 तो चूंकि हमने नज़रअंदाज कर दिया था ना, तो m1 m1 से कट गया, 2v1 आ गया, और अगली रकम तो चूंकि v2 सिफर था, सारी की सारी सिफर हो जाएगी, तो m1 से कट कर 2v1 आ गया, यानी v2 डैश बराबर 2v1। इसका मतलब क्या है कि बड़ा जो छोटा जिस्म है टकराने के बाद बड़े जिस्म से दुगनी वेलोसिटी में हरकत करना शुरू कर देगा। देखें ना, v2 डैश जो छोटा जिस्म v2 डैश, ये टकराने के बाद छोटे जिस्म की वेलोसिटी है, वो कितनी होगी, टकराने से पहले जो बड़ा जिस्म जिस वेलोसिटी से हरकत कर रहा है उससे दुगनी 2vi,
उससे दुगनी वेलोसिटी के साथ छोटा जिस्म जो है वो दुम दबाकर भाग जाएगा। ये मसावात नंबर 15 से हमें जाहिर हुआ। और इट मीन्स दैट m1 विल मूव विद द सेम वेलोसिटी। m1 जो है वो टकराने के बाद उसी वेलोसिटी से हरकत करेगा। एंड m2 विल आल्सो मूव इन द सेम डायरेक्शन। m2 उसी समत में हरकत करेगा बट विद डबल वेलोसिटी, दुगनी वेलोसिटी के साथ। एग्जाम्पल मिसाल है एक, ए 70 ग्राम बॉल कोलाइड्स विद एन अदर बॉल ऑफ मास 140 ग्राम। 70 ग्राम की एक गेंद एक दूसरी गेंद से टकराती है जिसकी कीमत 140 ग्राम है। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल इज 9 मीटर पर सेकेंड। इब्तदाई बॉल जो पहली गेंद है 70 ग्राम की, उसकी इब्तदाई वेलोसिटी, उसकी जो वेलोसिटी है वो 9 मीटर फी सेकंड है। टू द राइट, दाएं तरफ ये जा रही है। वाइल द सेकंड बॉल इज एट रेस्ट, जबकि दूसरी गेंद जो है वो हालत सुकून में है। यानी पहली गेंद जा रही है दूसरी गेंद की तरफ जो हालत सुकून में पड़ी हुई है। इफ द कोलिजन वर परफेक्टली इलास्टिक, अगर तसादुम मुकम्मल तौर पर लचकदार हो। लचकदार तसादुम की खसूसियात आपने पहले पढ़ी है कि मोमेंटम और हर की तवानाई दोनों यकसा होती हैं टकराने के बाद और टकराने से पहले। वट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ द टू बॉल्स आफ्टर कोलिजन, तसादुम के बाद दोनों की वेलोसिटियां मालूम करनी है, दोनों गेंदों की। आइए इस रकम में से जो डाटा है, जो मवाद है, वो निकाल कर पहले अलग कर लेते हैं। तो डाटा m1 बराबर है 70 ग्राम, m2 140 ग्राम, v1 9 मीटर फी सेकंड यानी m1 की वेलोसिटी है, और v2 बराबर 0 यानी m2 जो है वो हालत सुकून में पड़ा हुआ है। तो मालूम करना है v1 डैश और v2 डैश, यानी टकराने के बाद m1 की वेलोसिटी और m2 की वेलोसिटी। वही फार्मूला जो पीछे हमने मसावत नंबर 6 और 7 की सूरत में पढ़ा है। तो v1 डैश बराबर हो गया m1 मनफी m2 बटे m1 जमा m2 v1। ऊपर वाली शर्तें जो हैं इसमें दर्ज कर दी। v1 की जगह 9 हमने दर्ज कर दिया और m1 की जगह 70 और m2 की जगह 140। और ये मसावात का पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा चूंकि उसमें v2 है और v2 0 है, यानी जो आखिरी गेंद थी वो तो हालत सुकून में थी, वो हमने ख़त्म कर दिया, लिखा ही नहीं है। तो आप उसको बेशक लिख लें लेकिन 0 दर्ज करके v2 की जगह पे उस पूरी रकम फैक्टर को 0 कर लें। तो v1 डैश बराबर हो गया m1 मनफी m2 बटे m1 जमा m2 v1, ज़रब 7 खा गया और बराबर कीमतें दर्ज कर दी। 70 मनफी 140 बटे 70 जमा 140 और ज़रब 9। तो ये सारा कुछ करने के बाद ये आ गया मनफी 3 मीटर फी सेकंड, यानी जो पहली गेंद है वो टकराने के बाद वापस आ जाएगी मनफी 3 मीटर फी सेकंड की रफ्तार के साथ। और इसी तरह दूसरी गेंद के साथ क्या होगा, तो v2 डैश, इसमें भी ये 2m1 बटे m1 जमा m2 है। v2 इसमें भी कीमतें दर्ज कर दी। m1 70 है और नीचे आ गया 70 जमा 140, तो ज़रब 9 बराबर हो गया 6 मीटर फी सेकंड। ये 6 मीटर फी सेकंड की रफ्तार के साथ उसी समत में हरकत कर आगे की तरफ चल देगी। ये 6 मीटर फी सेकंड यानी जो m2 है जो साकन थी पहले, ये टकराने के बाद वो 6 मीटर फी सेकंड की रफ्तार के साथ चलेगी, और जो पहली थी टकराने के बाद वापस लौट आएगी मनफी 3 मीटर फी सेकंड की रफ्तार के साथ। एग्जाम्पल 2 मिसाल नंबर 2 है, ए 100 ग्राम गोल्फ बॉल इज मूविंग टू द राइट विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक 100 ग्राम गोल्फ की गेंद है, दाएं तरफ हरकत करती है 20 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी के साथ। इट मेक्स अ हेड ऑन कोलिजन विद एन 8 किलोग्राम स्टील बॉल। ये एक बड़े भारी बॉल के साथ टुड मारती है, टकराती है, जो कि 8 किलोग्राम का स्टील का है। इनिशियली एट रेस्ट, जो कि हालत सुकून में है। ऐसा है कि 100 ग्राम गोल्फ की एक गेंद है, वो 8 किलोग्राम स्टील की एक गेंद के साथ टकराती है जो कि हालत सुकून में पड़ी हुई है। कंप्यूट वेलोसिटीज ऑफ द बॉल्स
आफ्टर कोलिजन, तसादुम के बाद, टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटियाँ मालूम करनी है। उसी तरह का सवाल है जैसे पहले किया है। इसका सलूशन है, पहले डाटा मवाद निकाल कर बाहर रख लेते हैं रकम में से। m1 है 100 ग्राम, m2 है 8 किलोग्राम और v1 है 20 मीटर फी सेकंड और v2 सिफर है, क्योंकि जो 8 किलोग्राम की गेंद है वो हालत सुकून में पड़ी हुई है। तो v1 डैश और v2 डैश दोनों मालूम करनी है और फार्मूला वही है, v1 डैश बराबर m1 मनफी m2 बटे m1 जमा m2 v1। और अगला चूंकि v2 सिफर है तो अगली रकम पूरी सिफर हो जाएगी। तो यही लिखा हमने, ये कीमतें दर्ज कर दी। 100 ग्राम की जगह 0.1 किलोग्राम, यानी ग्राम को किलोग्राम में तब्दील कर लिया। 100 बटे 1000 किया तो 0.1 किलोग्राम आ गया। तो 0.1 मनफी 8 बटे 0.1 जमा 8 और ज़रब 20 कर दिया, ये आ गया मनफी 19.5 मीटर फी सेकंड। देखें ना, हल्की सी गेंद है और एक बड़ी भारी स्टील की गेंद के साथ टकराएगी तो टकरा कर वापस लौट आएगी इस रफ्तार के साथ, मनफी 19.5 मीटर फी सेकंड की रफ्तार के साथ। और v2 जो है वो भारी बाल किस तरह से जाएगी, ये देखें फार्मूला है 2m1 बटे m1 जमा m2 v1 और अगली रकम इसकी भी सिफर हो जाएगी चूंकि v2 उसमें आया है और वो सिफर है। इसकी कीमतें हमने दर्ज कर दी, 2 ज़रब 0.1 बटे 0.1 जमा 8 ज़रब 20, ये बराबर हो गया 0.5 मीटर फी सेकंड। और ये बहुत थोड़ी वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ हरकत करेगी v2 डैश और वो है 0.5 मीटर फी सेकंड। ये मसावात नंबर 2 है और v1 डैश और v2 डैश हमने निकाल ली।